नमस्कार आप सभी को। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक नया मुद्दा सामने आ रहा है और वो मुद्दा है अखंड भारत का। आखिर ये अखंड भारत है क्या और भारत का अखंड हो जाने से मतलब क्या बनता है। वैसे इस मुद्दे को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे अखंड भारत के पहले राजा कौन थे और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे और अखंड भारत का क्षेत्रफल कहां से कहां तक फैला हुआ था और आखिर अखंड भारत था तो टूट गया कैसे, इसके पीछे का कारण क्या था। यदि आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अखंड भारत क्या है। दोस्तों, यदि हम अखंड भारत के प्रति लोगों के भावनाओं के बारे में बात करें तो अखंड भारत किसी के लिए सपना है तो किसी के लिए सपनों की दुनिया, किसी के लिए संकल्प है तो किसी के सफर की मंजिल। तो ये तो रही अखंड भारत के प्रति लोगों की कुछ भावनात्मक तर्कें। तो आइए इस तर्क की छोटी सी झलक देख लेते हैं। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प। अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। अखंड भारत होके रहेगा। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि भारत का प्रारंभ कब से हुआ। क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए। बन रहा है सब वतन हमारा अखंड भारत। अखंड भारत, जिसे अखंड हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यह संयुक्त भारत की अवधारणा के लिए एक ऐसा शब्द है जो यह दावा करता है कि आधुनिक युग का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका, यह 10 देश एक ही राष्ट्र है और वो एक राष्ट्र अखंड भारत कहलाता है। दोस्तों, यदि हम इसे 2 पंक्तियों में परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि अखंड भारत एक ऐसी सोच है जो संयुक्त भारत की अवधारणा को जन्म देता है, उसे अखंड भारत कहते हैं। दोस्तों, अखंड भारत के प्रति लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अखंड भारत केवल इतने में ही सीमित नहीं था, बल्कि कालांतर में भारत का साम्राज्य आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि भी सम्मिलित थे। सबसे पहले हमारा अखंड भारत कुछ ऐसा दिखा करता था, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ते गए और भारत के टुकड़े होते गए और अब भारत कुछ ऐसा दिख रहा है। अखंड भारत क्या है इसे हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारा अखंड भारत टूट गया कैसे। अखंड भारत का सबसे पहला राजा समुद्रगुप्त था, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कर दिया था। उन्होंने छोटे बड़े राज्यों को जिताकर अखंड भारत की स्थापना कर दी थी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा अखंड भारत एक एक करके कैसे टूटता चला गया। बात है 2500 साल पहले की, जब विदेशों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। इन विदेशी आक्रमणकारियों में से मुख्य रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, हुण, यवन, यूनानी और अंग्रेज अधिकारी मुख्य रूप से सम्मिलित थे। इन सब ने भारत को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अखंड भारत को तोड़ने का सिलसिला 1857 की क्रांति के बाद शुरू की गई थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिस क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगने लगा था कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, जिस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। इस नीति के द्वारा उन्होंने भारत को अनेकानेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित कर दिया कि कालांतर में भारत कभी अखंड न बन सके। सबसे पहले 1893 में डुरंड रेखा खींच दी गई और अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। डुरंड रेखा, जो पहले अफगानिस्तान और भारत को अलग करती थी, वो वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करती थी। यह अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा था। इसका दूसरा टुकड़ा हुआ सन 1935 में, जब म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार, जो वर्तमान में अभी दक्षिण एशिया का एक देश बन चुका है, उसका भूतपूर्व नाम ब्रह्मदेश हुआ करता था। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा हुआ सन 1947 में, जिसके बारे में शायद आप सब जानते होंगे, और उस टूटे हुए देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था और इस तरह से 1857 से 1947 तक भारत के कई टुकड़े हुए और 7 नए देश बन गए। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में से एक तरह से 24वां विभाजन था। तो इस तरह से हमारा अखंड भारत टूटा था। इतिहास में कई ऐसे क्रूर राजा भी हुए थे जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र का अंत करना था। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जब
क्रूर बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया गया था तो 6 माह तक वहाँ की पुस्तकें जलती रही थी। और यहाँ तक कि खिलजी का भी मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र का अंत करना ही था। यहाँ तक कि भारत जब अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था 1947 में, तब भारत को जोड़ना इतना भी आसान नहीं था। इस मामले में हमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने देसी रियासतों को मिलाकर यूनियन बनाने का काम किया था। दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं कि अखंड भारत के फायदे क्या क्या हैं। यदि अखंड भारत बनता है तो हमारा राष्ट्र एक संगठित राष्ट्र हो जाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो जाएगी। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी आपके दिमाग में होगा और वो प्रश्न ये है कि क्या अखंड भारत बनाना संभव है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सबसे पहले लोगों को इस मामले में जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और हम भारतीयों को संगठित रहना नहीं आता। और इसी कमी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर 200 साल तक शासन किया। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी और वो नीति था फूट डालो और शासन करो, और हम भारतीय आसानी से एक दूसरे से अलग होते गए और अंग्रेज उनका फायदा उठाता चला गया और हम भारतीयों पर शासन करता चला गया। तो दोस्तों यदि आप अखंड भारत के प्रति जागरूक हैं और अपना मत रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से रख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी देर तक हमें सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।